हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल तक की क्लास में हमने दर्पण के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उनके उपयोग यानी यूजेस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है इसका, वाहनों की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, शक्तिशाली बीम प्रकाश प्राप्त करने के लिए परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। शेविंग दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं उनमें भी अवतल दर्पण होता है और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। कान, नाक और गले के जो चिकित्सक होते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कान, नाक और गले की, क्योंकि ये जो है ठीक प्रतिबिंब यानी बड़ा बनाएगा। इसका प्रयोग ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाता है। सौर भट्टियों को गर्म करने के लिए, सूरज की किरणों को फोकस करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो बनी हुई इमेज होती है वो या तो वस्तु के आकार की हो सकती है, वस्तु से बड़ी हो सकती है और वस्तु से छोटी भी हो सकती है। जबकि उत्तल दर्पण के बारे में यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने उसकी इमेज के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने ये देखा था वो केवल छोटी इमेज ही बना रहा था। ठीक है, वहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बन रहा था। अगर कान, नाक और गले के विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि छोटे एरियाज में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगा, इसीलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाती है उत्तल दर्पण का प्रयोग, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वाहन चालकों को पीछे यातायात के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम करता है। अब वाहन चालकों में जो साइड मिरर लगे रहते हैं उसमें उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण इसलिए होता है, अगर यहाँ पर आप लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर देंगे तो पीछे से आने वाला जो ट्रैफिक है, जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन आ रहे हैं वो और ज़्यादा बड़े नज़र आएंगे। तो क्या वो ठीक रहेगा? वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक दर्पण में काफ़ी सारे पीछे का एरिया देखने को मिल जाए, यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट है उसके आकार से छोटा प्रतिबिंब बन जाए, तो वहाँ पर वो ठीक रहेगा। इसका मतलब वाहन चालकों को पीछे वाले यातायात के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में जो है उत्तल दर्पण जो है यूज़फुल है। ठीक है, और बड़े उत्तल दर्पणों का प्रयोग दुकान सुरक्षा दर्पण के तौर पर किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा तौर पर भी इसीलिए किया जाता है ताकि पूरा एरिया एक साथ कवर किया जा सके, क्योंकि छोटा करके एरिया आएगा तो ज़्यादा कवर किया जा सकेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाई लेंसेज। अभी तक हम जिनके बारे में पढ़ रहे थे वो था दर्पण यानी कि मिरर। अब आ जाते हैं लेंस के बारे में। लेंस और दर्पण इन दोनों के बारे में लाइट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं ये, और लाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपने इस चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो लाइट टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। लेंस के द्वारा अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन होता है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो रिफ्लेक्शन था, यानी कि आपने परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर किरणों का उसी माध्यम में वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहला रहा था। वो किसके द्वारा हो रहा था? तो वो दर्पण यानी कि मिरर के द्वारा हो रहा था। तो कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है, लेंस के द्वारा होता है या दर्पण के द्वारा होता है, तो आपका आंसर वहां पर बन जाएगा दर्पण जो है वो रिफ्लेक्शन करेगा, दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है। लेकिन इसका उल्टा पूछ ले कि अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर वहां पर लेंस आ जाएगा, क्योंकि लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है जबकि दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। वहां पर हमने सबसे पहले तो हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है वो ये है कि किसी माध्यम ये है एक दर्पण जिसके एक सतह पर जो है पॉलिश कर दी जाती है, तभी तो मिरर बनता है, तभी तो दर्पण बनता है।
अपारदर्शी है, यहाँ से किरण आई थी प्रकाश की, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के चली गई थी। यहाँ आई था, यहाँ आर था और ये बन गया था हमारा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली गई थी। लेकिन यहाँ पर लेंस है, लेंस अपने में से होकर के गुजरने देगा, क्योंकि हमने लेंस पर कोई ऐसी पॉलिश नहीं की है, इसलिए वो टकरा करके वापस तो नहीं जाएगी, परावर्तन तो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने एक लेंस लिया, मान लिया, तो यहाँ पर जो किरण है लेंस के द्वारा होती है, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ से ये एयर है, ये जो माध्यम है यहाँ पर अपवर्तन के लिए आवश्यक है। अच्छा, आपको अपवर्तन की एक आवश्यक शर्त में से ये है कि अपवर्तन के लिए आवश्यक है कि प्रकाश जो हो किरण है दो माध्यमों में से होकर के गुजरे, यानी कि दो माध्यम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवाना चाहते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन करवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया फॉर एग्जाम्पल एक माध्यम या मीडियम हमने ले लिया एयर यानी हवा, और दूसरा माध्यम या मीडियम हमने ले लिया ग्लास यानी कि कांच, यानी कि प्रकाश की किरण को हम हवा से कांच में प्रवेश करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला माध्यम एयर है, ये वाला माध्यम ग्लास यानी कि कांच है। तो प्रकाश की किरण आई इसमें से गुजर करके उसको जाना था ऐसे, ऐसे क्यों जाना था, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, सीधी रेखा में चलता है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि कांच में उसकी चाल कुछ और है और एयर यानी हवा में उसकी चाल कुछ और है। वो अपने मार्ग से, जिस मार्ग में उसको जाना है, वो उससे विचलित हो गया और यही जो विचलन है, ये जो विचलन की प्रक्रिया है, यही प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसको एक और तरीके से हम समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो अलग होगी, हाँ, प्रकाश का जो वेग होगा वो अलग होगा, लेकिन ग्लास यानी कि कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती थी। यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो कम हो गई, इसीलिए ये थोड़ी दूरी पर ही गया एंड ये अपने मार्ग से भटक गया, और ये भटकने की प्रक्रिया ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अतः अपने पाथ यानी मार्ग से हट जाएगी, ये घटना अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहलाएगी। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो सीधी उसी दिशा में ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित हो जाए, तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए आवश्यक है कि एटलीस्ट वहाँ पर 2 मीडियम यानी कि 2 माध्यम होने चाहिए, क्योंकि अपवर्तन होता ही इस कंडीशन में है जब 2 माध्यम उपस्थित हों, ठीक है। दर्पण का काम था रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन करवाना, जबकि लेंस का काम था अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन करवाना। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अपवर्तन में प्रकाश की किरण में विचलन प्रकाश की वेलोसिटी ऑफ में चेंज होने के कारण होता है, यानी ये जो विचलन था ये मैंने आपको बताया क्योंकि प्रकाश की चाल जो थी वो चेंज हो गई। सघन माध्यम बोलते हैं कांच को, तो उसमें क्या हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वैसे क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आया और वो सीधी ना जाकर, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में ना जाकर के वे अपने मार्ग से विचलित हो गई, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाई। और ये विचलन किसके कारण हुआ, तो आप बोलेंगे कि प्रकाश की जो चाल थी उसमें परिवर्तन यानी वेलोसिटी में चेंज होने के कारण से ये विचलन हुआ था। अब लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेंस होता क्या है इसको भी जान लेते हैं। लेंस जो गोलाकार सतह यानी कि स्फेरिकल सरफेसेस से बना हुआ ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी एक टुकड़ा होता है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सतह कैसी लेनी है, गोलाकार ही लेनी है, गोलाकार ही लेनी है, यानी कि स्फेरिकल सरफेसेस ही होनी चाहिए, तभी आप एक लेंस का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उस पर कोई भी पॉलिश वगैरह नहीं होनी चाहिए, तभी वे एक लेंस बन सकता है। तो लेंस यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर 2 लेंस बने हुए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों बने हुए हैं। आप देख सकते हैं
दोनों स्फेरिकल हैं, ठीक है, स्फेरिकल हैं। अगर आप इस तरीके से ले लेंगे दो सरफेसेस तो ये लेंस नहीं बन सकता, ये लेंस नहीं है। लेंस इसी प्रकार से बन सकता है। अब टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि लेंस के प्रकार। तो लेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो लेंस होता है दो प्रकार का, एक आ जाता है आपका उत्तल लेंस और दूसरा आ जाता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस के बारे में जान लेते हैं। एक ऐसा लेंस जो बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, ये उत्तल लेंस होता है। बीच से क्या है? मोटा, मोटा यानी कि थिक होता है, और किनारों से कैसा है? पतला यानी कि थिन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अवतल लेंस कैसा होता है? एक ऐसा लेंस जो बीच से तो पतला है लेकिन किनारों पर से मोटा है। आप देख सकते हैं बीच से ये पतला है और जो किनारे हैं इसकी एजेस हैं उस पर से ये मोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी थी, हमने जो कि हमें प्रीवियस नॉलेज है वो ये है कि अवतल दर्पण क्या कर रहा था? कौन सा दर्पण था? वो अभिसारी दर्पण था, ठीक है। अभिसारी यानी वो क्या कर रहा था? अभिसारी किरणों को किसी एक पॉइंट पर मिला रहा था, और रियल में मिला रहा था, वास्तव में मिला रहा था। लेकिन वहाँ पर उत्तल दर्पण का काम क्या था कि वह किरणों को अप कर रहा था, यानी कि अप कर रहा था, और वो अपसारी दर्पण कहलाता था। यहाँ पर काम लेंस में बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यानी वहाँ जो काम अवतल दर्पण कर रहा था वो यहाँ पर उत्तल लेंस कर रहा है, और वहाँ पर जो काम उत्तल दर्पण कर रहा था वो यहाँ पर अवतल लेंस कर रहा है। इस चीज़ को समझना है आपको। आप कोई एक याद कर लेना, यानी कि या तो फिर आप लेंस के बारे में पढ़ लें कि आपने लेंस को याद कर लिया, उत्तल लेंस पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कितने आकार का बनता है, प्रकृति में कैसा बनता है, या फिर आप दर्पण के बारे में पढ़ लें। उन दोनों में से किसी एक को याद कर लें। याद करने के बाद दर्पण पूछे तो आप उल्टा लगा देना है, मतलब जो काम उत्तल दर्पण का है वो उत्तल दर्पण का है वो अवतल लेंस का है, जबकि जो काम उत्तल दर्पण का है वो अवतल लेंस का है। यानी उत्तल और अवतल ये लेंस और दर्पण में एक दूसरे की प्रॉपर्टीज जो है सेम रख रहे हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी उत्तल लेंस की है वो अवतल दर्पण की है, जबकि जो प्रॉपर्टी आपकी अवतल लेंस की है वो उत्तल दर्पण की है। इसका मतलब उल्टा है। वहाँ पर क्या कर रहा था? वहाँ पर अवतल दर्पण सारी किरणों को एक जगह ला रहा था, वो कन्वर्जिंग था, कन्वर्ज कर रहा था, यानी कि वो सारी किरणों को अभिसारी कह रहे थे, हम अभिसारी दर्पण कह रहे थे। लेकिन वो काम लेंस में कौन कर रहा है? दर्पण में अवतल कर रहा है, लेंस में कौन कर रहा है? उत्तल। इसका मतलब इसको हम बोल देंगे उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोल देंगे, यानी कि अभिसारी लेंस कहा जाता है। जो प्रॉपर्टी अवतल दर्पण की थी वो प्रॉपर्टी उत्तल लेंस की है, जबकि जो प्रॉपर्टी उत्तल दर्पण की थी वो प्रॉपर्टी अवतल लेंस की है, ठीक है। इसीलिए इस वाले को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहा जाता है। वहाँ पर अवतल दर्पण क्या कर रहा था? अभिसारी कर रहा था, सारी किरणों को एक साथ कर रहा था, जबकि वहाँ पर उत्तल दर्पण सारी किरणों को अप कर रहा था, उसे अपसारी कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है? अप करने का काम अवतल लेंस कर रहा है। तो यहाँ पर आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। नाम एक है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। यानी अवतल, देखिए वहाँ पर सीधा सीधा काम कौन कर रहा था, मतलब वास्तविक काम कौन कर रहा था? वहाँ पर वास्तविक काम कर रहा था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो और वहाँ पर जो काल्पनिक काम था वो कौन कर रहा था? यानी किरणों को अप करने का काम कौन कर रहा था और आगे खींच करके काल्पनिक जो है फोकस बना रहा था, वो कौन कर रहा था? वो उत्तल कर रहा था। लेकिन उत्तल ने ये बोला कि तुमने एक बार दर्पण जब तुम्हें काम दिया गया तो तुमने सारा अच्छा काम किया, तुम्हें रियल कह दिया गया, तुमने सारी किरणों को एक करा, तुमने दूर दूर नहीं करा किरणों को। लेकिन अब जब लेंस की बारी आएगी तो मैं ये कहूँगा कि लेंस में मैं अपने आप को सारी किरणों को इकट्ठा करूँगा, मैं अभी सारी हूँगा, मैं कन्वर्जिंग हूँगा, जो काम तुम वहाँ कर रहे थे वो काम मैं वहाँ करूँगा, ठीक है। ये आपको समझना है, या तो आप लेंस का याद कर लीजिए या दर्पण का याद कर लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप इनको समझ चुके होंगे तो आप कर लेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उत्तल लेंस ये लाइट को एक पॉइंट पर लाता है, ठीक है, इसीलिए इसको अभिसारी कहा गया। और डाइवर्ज करने का काम अवतल लेंस कर रहा है, इसीलिए इसको, क्योंकि ये किरणों को दूर कर रहा है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहा गया है। यहाँ पर डायग्राम भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम है आपका उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का, और ये वाला डायग्राम है आपका अवतल लेंस का। काम कौन सा क्या कर रहा है, आई होप आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा जितना मैंने बता दिया है। ये किरणें आई, प्रकाश की किरणें आई, लेंस में से होकर के गुजरी। लेंस में से होकर के क्यों गुजरी, वहाँ पर तो ये पीछे आकर मिली थी, वहाँ पर कुछ इस तरीके से आकर के ये मिल रही थी, इस तरीके से आकर के मिल रही थी। क्यों मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक सतह पर पॉलिश कर दी गई थी, लेकिन लेंस में तो पॉलिश वगैरह कुछ नहीं करी गई है। दो माध्यम है, यानी कि प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर के गुजर करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, इसीलिए इस माध्यम से गुजरी। लेंस क्या है, कांच का, उस माध्यम में प्रवेश किया उसने और फिर एक पॉइंट पर के आकर के ये मिल गई, ये हो गया उत्तल लेंस। यहाँ से भी प्रकाश किरण चली, पीछे नहीं आएंगी, आगे जाकर के अप होंगी, आगे जाकर के अप होंगी, फिर मिलाया जाएगा इनको, यहाँ पर मिलाया जाएगा, यहाँ पर नहीं, सॉरी, इनको पीछे कहीं मिलाया जाएगा। इनको पीछे लाने पर मिलेंगी ना, ये पीछे लाने पर, आगे लाने पर ये कभी नहीं मिलेंगी, बल्कि ये मिलेंगी नहीं, बल्कि ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, काल्पनिक होगा, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस के काम है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है या ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, वहाँ हमने दर्पण में पढ़ा था। मान लिया कोई भी दर्पण है, यहाँ पर एक पॉइंट था जिसे पोल कह रहे थे या ध्रुव कह रहे थे, तो समझ लीजिए लेंस में इसी पॉइंट का नाम, इसी सेंटर का नाम जो है हमने रख लिया है ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र रख लिया है लेंस में। तो ये रहा लेंस, ये कौन सा लेंस है, तो आप बोलेंगे भाई उत्तल लेंस है। क्या करेगा, सारी किरणों को इकट्ठा करेगा, यानी कि अभिसारी है। इसने कहा था वहाँ पर ये काम तुमने करा था अवतल, अब हम ये काम करेंगे। तो यहाँ से किरण आई, यहाँ इस तरीके से लंबी भी खींच सकते हैं, एक किरण आई, इस तरीके से किरणें मिल गई। किस पॉइंट पर मिली वो बाद में डिस्कशन करेंगे, किस पॉइंट पर मिलेंगी, फोकस कहलाएगा ऑफ कोर्स। पहले बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन कुछ चेंजेस भी आएंगे। तो इस वाले पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है बीच वाला, यही ओ है, ऑप्टिकल सेंटर है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र है। अब आ जाते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष या अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये रही मुख्य अक्ष, ये रही मुख्य अक्ष, दोनों लेंसेज में दिखा दिया, उत्तल में भी दिखा दिया, अवतल में भी दिखा दिया, मुख्य अक्ष होती है। अब मुख्य फोकस की बात कर ली जाए, या जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस कहा जा रहा है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मान लिया ये कौन सा लेंस है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये उत्तल लेंस है, और ये यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, यानी कि ये प्रकाशिक बिंदु है, ठीक है। ये था प्रकाशिक केंद्र। और अब यहाँ से किरण चली, यहाँ से भी एक किरण चली प्रकाश की, और कहाँ आकर के मिल गई, यहाँ किसी पॉइंट पर आकर के मिल गई। ये क्या है, ये वाली लाइन क्या है, ये प्रकाशिक अक्ष है, किसी पॉइंट पर आकर के मिल गई। वो पॉइंट जहाँ पर किरणें आकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है। मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बात से कहने का मतलब क्या है, मिलती है यानी दोनों लेंसेज के बारे में बात की जा रही है, उत्तल लेंस के बारे में बात की जा रही है और साथ में अवतल लेंस के बारे में भी बात की जा रही है। यानी मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो किस में मिलती है, उत्तल लेंस में। मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है किस में, उत्तल लेंस में। इसीलिए ये वाली बात कही जा रही है कि अपवर्तन के बाद, कौन सी घटना के बाद, अपवर्तन के बाद प्रकाशिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस लेंस को, उसे लेंस का
उसी लेंस का मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, जिस पर वास्तव में मिलती है। वास्तव में तो किस पर मिलती है, तो आप बोलेंगे उत्तल लेंस में वास्तव में मिल रही है, रियल में मिल रही है। और मिलती हुई प्रतीत किस पे हो रही है, तो आप बोलेंगे अवतल लेंस में। तो जिसमें वास्तव में मिली वे तो रियल फोकस हो गया, वास्तविक फोकस हो गया, और जिस पर आभासी मिली या मिलती हुई प्रतीत हुई वो वर्चुअल फोकस यानी कि काल्पनिक फोकस हो गया। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। अभी तक हमने उत्तल लेंस का लिया था, अब अवतल लेंस का ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक लंब खींच लिया, ये आ गई इसकी मुख्य अक्ष या प्रकाशिक अक्ष, और यहाँ पर पॉइंट हो गया ओ जो कि है ऑप्टिकल सेंटर। किरणें चली, यहाँ से भी चली, ठीक है, यहाँ से चली, इसने क्या किया, इन्हें अप कर दिया। पीछे अप नहीं होंगी इसलिए क्योंकि आगे रास्ता खुला हुआ है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरणें जा रही हैं, पीछे अप नहीं होंगे, आगे कोई ऐसी पॉलिश नहीं की गई है। ठीक है, तो ये अप हो गई। सही से नज़र नहीं आ रहा, इधर जगह नहीं है, यहाँ बना लेते हैं। चले मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ आपको। ये रहा हमारा और आपका अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस है ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। किरणें चली और यहाँ से आगे चल के इसने इनको अप कर दिया। अब इन्हें कहीं मिलाना है, तो क्या ये आगे मिलाएंगे? बिल्कुल नहीं, इनको पीछे कहीं यहाँ ला कर के इस तरीके से मिलाया जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी वही मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आकर के बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, इसके लिए मैं बहुत आसान लैंग्वेज में सारा कुछ नोट्स बनाती हूँ। ये जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है ना दिसंबर में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियो, क्योंकि एनसीईआरटी से सीटेट में क्या रहता है, जो सिलेबस में दिया है उसी से रिलेटेड वो पूछेगा। बस लेवल थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, उससे ज़्यादा अलग से वो आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। और एनसीईआरटी की आपको तैयारी करनी है तो यहाँ पर हम 6, 7, 8 और ज़रूरत पड़ने पर 10th की एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। ये एक बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए आपके लिए। चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, समझा है और साथ में रिवीजन किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना इकट्ठा हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम में कि आपको दिक्कत होगी, आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी और हो सकता है माइंड से चीज़ें क्योंकि स्लिप हो जाती हैं, इसलिए इनका रिवीजन करते चलिए। तो हमने यहाँ पर मुख्य फोकस के बारे में पढ़ लिया था। अब मुख्य फोकस के बाद यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्टिकल पॉइंट या ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो दूरी होती है उसी को फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ डायग्राम मैंने फिर से बना लिए हैं, उत्तल लेंस भी बना लिया है और अवतल लेंस भी बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है? ये आप कहेंगे ये फोकस है। फोकस क्यों है? क्योंकि इसी पर आकर की किरणें मिल रही हैं, इसी पर आकर की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, पीछे लाने पर अवतल लेंस में, और यहाँ पर तो रियल में मिल रही हैं। तो इस पॉइंट से लेकर के एफ तक की दूरी यही फोकस दूरी है, इस पॉइंट से लेकर के एफ तक की दूरी यही फोकस दूरी है। लेकिन मैंने आपको बताया था वहाँ दर्पण जब हमने पढ़ा था कौन सा पढ़ा था, वहाँ पर एक बात थी कि जो पोल था, पोल से इधर की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव नापी जाएंगी दूरियाँ, और इधर की सारी नेगेटिव। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि तो वही चीज़ यहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाली पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाली नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस है वो फोकस दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाली दूरियाँ पॉजिटिव है, इसीलिए जो उत्तल लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, उसकी पॉजिटिव है। जबकि अवतल लेंस में क्या कर रहे थे, पीछे मिलाने पर यहाँ पर कहीं मिल रही थी तो इसकी फोकस दूरी इस साइड है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाली जो साइड होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सभी दूरियों को ऑप्टिकल सेंटर से नापा जाएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो रही है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं अब
उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, जैसे ही प्रतिबिंब या इमेज की बात करें, एक सेकेंड हाँ सॉरी, तो इमेज की बात करें तो नेचर और साइज, इमेज की प्रकृति यानी नेचर के बारे में देखते हैं और साइज के बारे में देखते हैं कि उसका आकार वस्तु से बड़ा है, छोटा है या उसके बराबर है। यहाँ पर जो काम अवतल दर्पण कर रहा था वो काम उत्तल लेंस कर रहा है, जो काम उत्तल दर्पण कर रहा था वो काम अवतल लेंस कर रहा है। यहाँ बात हो रही है उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो आपको अवतल दर्पण का इमेज बनना याद आ जाना चाहिए था। क्या था वो, वही सब कुछ यहाँ लिख देंगे, वही सारी चीज़ें, रियल वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक यानी रियल लोगों के साथ क्या होता है, हमेशा उल्टा हो जाता है, उल्टा आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए था। वर्चुअल वहाँ पर भी बन रहा था, अवतल दर्पण में भी, वर्चुअल यहाँ पर भी बन रहा है उत्तल लेंस में, यानी काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक लोगों को सीधा समझा जाता है, वस्तु की क्या था, वस्तु के आकार से बड़ा हो सकता है, वस्तु के आकार से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो अवतल दर्पण की थी, क्योंकि जो काम अवतल दर्पण का है वो काम उत्तल लेंस का है, जबकि जो काम उत्तल दर्पण का है वो काम अवतल लेंस का है। इमेज का आकार वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। इस बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आप लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे, आगे बहुत करीब रखेंगे, बहुत दूर रखेंगे, थोड़ा मिडिल में रखेंगे, तो वो सब डिपेंड करता है कि आपने वस्तु को लेंस से कितना दूर रखा है, उसी के ऊपर आपकी प्रतिबिंब की जो आकार है, जो साइज है, वो निर्भर करता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने अवतल दर्पण लिख दिया है, यहाँ तो लेंस लिखा है, चलिए ठीक है। यहाँ अवतल दर्पण नहीं है, यहाँ क्या है, लेंस है, ये लेंस है, ठीक है, लेंस। तो ये अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते ही आपके माइंड में चीज आनी चाहिए कि अवतल लेंस जो काम कर रहा था वो कौन काम कर रहा था, तो आप बोलेंगे वो काम तो उत्तल दर्पण कर रहा था। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, आप बोलेंगे काल्पनिक व सीधा बना रहेंगे। काल्पनिक लोगों को हमेशा सीधा बना समझ लिया जाता है, और वहां पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, वस्तु से छोटा बन रहा था। तो उत्तल दर्पण जो काम कर रहा था, जैसा प्रतिबिंब बना रहा था, वैसा ही प्रतिबिंब अवतल लेंस यहाँ पर बनाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेचर की बात की जाए तो काल्पनिक व सीधा होगा, हमेशा फॉरएवर, और वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं, यानी कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल यानी प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग करा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में, कैमरे में किया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण में। अब ये दूरदृष्टि दोष क्या है, तो जो चीज़ लिखी है उसका उल्टा कर देना है। दूरदृष्टि दोष बोल रहा है ना, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं, दोष तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसका उल्टा कर देना है। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्लियर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस यानी कि उत्तल लेंस, सॉरी यहाँ पर उत्तल लिख दिया है, यहाँ पर अवतल लेंस है, यानी कि अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैमरे में किया जाता है, दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप में किया जाता है, लेज़र में किया जाता है, दूरबीन में किया जाता है, और मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है उसके निवारण में या उसके उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है, निवारण में। तो वहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाएगा अवतल लेंस का, क्योंकि
जो निकट दृष्टि दोष है, अब जो निकट लिखा है ना उसका उल्टा कर देना है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो सही सही दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर नज़र नहीं आती। उस प्रॉब्लम को मायोपिया बोलते हैं और उसके निवारण के लिए कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हमने यहाँ तक इसको कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें एंड कमेंट सेक्शन में आकर के बता दें।